वेलकम टू एलिक्सर गाइड एंड फ्रेंड्स। तो हम लोग आज 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस के बराबर होगा, क्योंकि मैं जब प्रत्येक क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन करूंगा तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा सारा एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन ही होगा। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर कोई एग्जाम में वो आ चुका है या फिर फ्यूचर में आने वाला ही होगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखते हुए आप पेन और पेपर लेके बैठो और जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा वो सारा चीज़ों को आप नोट डाउन करो। दूसरी बात, मैं जो क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ वो सारा एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही है। तो जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है मिड नवंबर 2021 को मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। नॉट ओनली फॉर दैट, बल्कि किसी भी बाकी वनडे एग्जाम जिसमें एमसीक्यू पेपर क्वेश्चन आता है वो सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, तो दोनों बाइलिंगुअल होगा। एसएससी के एग्जाम में बाइलिंगुअल ही रहता है क्वेश्चन। इन विच स्टेट काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है, ये देखो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ये किस लिए फेमस है, ये क्वेश्चन भी पूछा था एक बार। तो ये फेमस है एक सींग वाला गैंडा, जो ग्रेट इंडियन राइनोसोरस है ना, एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। बल्कि क्वेश्चन क्या था कि एक सींग वाला गैंडा वन हॉर्न राइनोसोरस किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, तो आंसर होगा उसका भी काजीरंगा नेशनल पार्क। तो थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करते हैं असम के बारे में। असम में रिसेंटली चुनाव हुआ है और वहाँ का चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ है, तो इसलिए करंट एट प्रेजेंट वहाँ का सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये पूछा जा सकता है। तो वहाँ का अभी असम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम का चीफ मिनिस्टर है। और अगर गवर्नर का बात करें तो असम का अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, राज्यपाल। तो वहाँ का राज्यपाल है अभी एट प्रेजेंट जगदीश मुखी, ये गवर्नर का नाम है। और अगर वेस्ट बंगाल का गवर्नर होगा तो जगदीश जैसा ही नाम थोड़ा मैच है, जगदीप धनखड़ है। ठीक है। अच्छा, असम का कैपिटल का नाम क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम। बहुत लोग समझते हैं असम का कैपिटल गुवाहाटी है, क्योंकि गुवाहाटी ज़्यादा फेमस है। नहीं, दिसपुर है, याद रहे। असम का कैपिटल का नाम है दिसपुर। तो गुवाहाटी क्या है, गुवाहाटी दरअसल असम का लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, असम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर बहता है, नदी बहती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र रिवर को असम का लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ असम। और साथ ही साथ इसको सौरो ऑफ असम भी कहते हैं। सौरो ऑफ असम और लाइफ लाइन ऑफ असम दोनों कहते हैं। दरअसल जीवनदायी क्यों कहते हैं, क्योंकि असम का ज़्यादातर एग्रीकल्चर ब्रह्मपुत्र रिवर के पानी से ही, वहाँ के नदी के ही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण असम में आए दिन मतलब प्रत्येक साल ही लगभग बाढ़ आता है, जिससे जान माल की बहुत ज़्यादा हानि क्षति होता है। तो इसलिए सौरो ऑफ असम भी कहते हैं। तो देखो, हर स्टेट में लगभग कुछ ना कुछ ऐसी नदियां हैं जो हर साल या साल 2 साल में बाढ़ लाता है, ये फ्लड लाता है। तो ऐसे रिवर को ही सौरो ऑफ, उसके बाद उस स्टेट का नाम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, तो इसे ये कहता है दामोदर रिवर को। ठीक है, उसी तरह सौरो ऑफ बिहार है, सौरो ऑफ और भी स्टेट्स है। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा याद रखो, नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस पर्सनालिटीज इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी में सवाल देखो, इनमें से किस व्यक्तित्व को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा साहेब। ऑप्शन बी, दादा साहेब इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन है ये दादा साहेब, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। दादा साहेब फाल्के पूरा नाम है। दरअसल दादा साहेब फाल्के वह प्रथम व्यक्ति में से हैं जो भारत में इंडियन सिनेमा का शुरुआत किया। तो सबसे पहला मूवी अगर बात करें भारत में, इंडिया में सबसे पहला मूवी कौन आया था, तो उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और ये राजा हरिश्चंद्र मूवी का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन थे मालूम है, यही दादा साहेब फाल्के। और ये मूवी आया था 1913 में, 1913 में। सोचो कितना पहले, अंग्रेजों के समय का बात हो रहा है ये एक साइलेंट मूवी था, याद रहे।
टॉकीज नहीं था, ठीक है, साइलेंट फिल्म या मूवी। और राजा हरिश्चंद्र फर्स्ट पहला फुल लेंथ फीचर फिल्म भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फर्स्ट फीचर फिल्म या फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म कौन है, तो आंसर होगा उसका राजा हरिश्चंद्र, और डायरेक्टर थे दादा साहेब फाल्के। अच्छा, ये तो रहा साइलेंट मूवी। और टॉकीज मूवी, बोलने वाला, साउंड वाला, जिसको टॉकीज कहते हैं, फर्स्ट टॉकीज मूवी फिल्म ये कौन था? ये था आलम आरा नाम का एक मूवी था, आलम आरा, 1939 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1931 में, ठीक है, ये मूवी आया था आलम आरा नाम का। तो अगर फर्स्ट टॉकीज मूवी यानी साउंड वाला बात करें तो आलम आरा होगा इसका आंसर। और फर्स्ट साइलेंट मूवी या फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म बोलेगा तो राजा हरिश्चंद्र होगा। तो इस मूवी को राजा हरिश्चंद्र का डायरेक्शन कौन किया था? दादा साहेब फाल्के ने। टॉकीज का कोई और ही किया था, ठीक है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच। तो दादा साहेब फाल्के के नाम से ही एक अवार्ड भी है जिसका नाम ही है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये अवार्ड प्रत्येक साल किसी न किसी फिल्म जगत की हस्ती को दिया जाता है। तो ये अवार्ड इस बार किसको मिला, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है। 2021 में किसको मिला है? तो ये मिला है रजनीकांत साहब को। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस साल मिला है। और सबसे पहला फर्स्ट रिसिपेंट, फर्स्ट अवार्डी कौन था दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाला? तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, बल्कि एसएससी जीडी में ही पूछा है। देविका रानी, याद रहे, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछते रहता है। देविका रानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाली सबसे पहला महिला भी बोलेंगे या फर्स्ट रेसिपेंट भी बोलेंगे, महिला भी थी वो। क्लियर? तो एक बार सवाल को देख लीजिए। फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, भारतीय फिल्म उद्योग का जनक कौन था? दादा साहेब फाल्के। और कौन था दादा साहेब फाल्के, पता चल गया क्लियरली? ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी वॉज कॉल्ड। हिंदी में देखिए सवाल, शेर शाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुपया। देखो, शेर शाह सूरी बड़े छोटे समय के लिए दिल्ली राज सिंहासन पर, दिल्ली थ्रोन पर, महज सिर्फ 5 साल के लिए इनका शासन चला था। और ये एक नया डिनेस्टी शुरू किया था सूरी वंश का। तो इन्होंने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे, एक सिल्वर का जिसका नाम था रुपया, जो इस सवाल का जवाब भी है, और दूसरा एक कॉपर का। तो कॉपर का जो कॉइन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था दाम, याद रहे। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में तो याद रहे, कॉपर का बना हुआ था दाम। ठीक है, क्लियर है। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं हम लोग। देखो, शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम था फरीद। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, याद रहे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। फरीद उसका ओरिजिनल नाम था। मुगल शासक हुमायूं के टाइम में हुमायूं को हरा कर यह दिल्ली के दरबार पर बैठा। हुमायूं यहाँ से भाग गया था। उसके बाद में फिर हुमायूं आया और फिर मुगल वंश का फिर से रीस्टैब्लिशमेंट हुआ और चला उसके बाद में। तो महज 5 साल के लिए चला, ये वंश चला जो सूरी एम्पायर था। इनके शासनकाल में ये बहुत बड़े बड़े काम किए, भले ये महज 5 साल के लिए किए थे। जैसे कि आप लोग को जो है रोड निर्माण करना, उसके बाद छायादार वृक्ष लगाना जो शेडी ट्रीज था, उसके बाद सराय खाना वगैरह बनाना। तो उसमें से एक रोड का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं जिसका नाम है जीटी रोड, फेमस रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं। इसको रीस्टोर करने का काम भी इन्होंने ही किया था। ध्यान रहे, मैंने कहा रीस्टोर करना, मैंने ये नहीं कहा कि जीटी रोड को शेर शाह सूरी ने बनाया था। जीटी रोड पहले से बना हुआ था, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अशोका के द्वारा बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जनरली अशोका को मेन क्रेडिट जाता है जीटी रोड का निर्माण में। देखो, कुछ कुछ किताबों में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, तो उसका आंसर आप शेर शाह सूरी पाओगे। तो वो गलत एक्चुअली में लिखा गया है। शेर शाह सूरी ने रीस्टोर किया था, रोड पहले से ही बना हुआ था। लेकिन अगर मान लीजिए ये सवाल एग्जाम में आता है, हु बिल्ट ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, तो अगर ऑप्शन में अशोका ना रहे तो शेर शाह सूरी को जरूर लगा सकते हैं हम लोग। और अशोका अगर मिलेगा ऑप्शन में तो हम लोग अशोका को ही लगाएंगे, अगर शेर शाह रहने के बावजूद भी। क्लियर। और ये लॉन्गेस्ट रोड था, इंडस रिवर के पास से निकलता हुआ बंगाल के सोनारगांव, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ, पाकिस्तान से बंगाल तक। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसी के टाइम में शेर शाह सूरी ने और क्या किया था? 2 कॉइन्स तो हम लोग बात कर लिए, सिल्वर कॉइन रुपया और कॉपर कॉइन दाम का। अच्छा, पट्टा और कबूलियत नाम का 2 और
चीज़ इंट्रोड्यूस किया था, पट्टा और कबूलियत। ये फॉर द पीजेंट्स था, किसानों के लिए। डीड्स ऑफ एग्रीमेंट ये भी दिया था। ये भी एग्जाम क्वेश्चन में बहुत आता है कि हु इंट्रोड्यूस पट्टा एंड कबूलियत। तो शेरशाह सूरी ने ही पट्टा और कबूलियत इंट्रोड्यूस किया था, फॉर द पीजेंट्स, किसानों को दिया था। अच्छा, दूसरा एक और बात छूट गया यहाँ पर, जीटी रोड को, ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क आजम भी कहते हैं, याद रहे। आजम का मतलब ही होता है बहुत बड़ा, ठीक है। सड़क आजम मतलब सबसे लंबा रोड था, सबसे बड़ा रोड था। शेरशाह सूरी के टाइम में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम था पद्मावत। इस बुक के नाम पर एक मूवी भी कुछ साल पहले रिलीज़ हुआ था, पद्मावती नाम का। तो उस मूवी में बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इस बुक को लिखा था। आया है कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस भी आया था कि पद्मावत किस भाषा में लिखा है, तो ये अवधी भाषा में लिखा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, शेरशाह सूरी के टाइम में ही, उसी के शासनकाल में, जो पाटलिपुत्र था उसको रीनेम किया गया और उसका नया नाम, मॉडर्न नाम आज जो हम लोग जानते हैं पटना, तो ये पाटलिपुत्र का मॉडर्न नाम है। तो ये पटना नाम शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में रखा गया, चेंज किया गया। पाटलिपुत्र क्या था मालूम है? एंशिएंट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर था, राजगिरी और पाटलिपुत्र। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक बार सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सिल्वर को इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह। शेरशाह के द्वारा चांदी का सिक्का जो इंट्रोड्यूस किया गया था, चलाया गया था, वो उसको रुपया कहते। रुपया का स्पेलिंग कहीं कहीं इस तरह से भी मिलेगा, बात एक ही है, ठीक है। स्पेलिंग कोई कोई बुक्स में थोड़ा डिफर करता है। तो बढ़े अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार को शामिल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 23 एंड 24। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो, फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, FRS लिख रहा हूँ। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट का जिक्र हुआ है, 6 फंडामेंटल राइट्स। और ये भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा में, कौन सा भाग में है? ये तो पार्ट 3 में है, तीसरा भाग में है। ये क्वेश्चन भी आता है, और इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सवाल आ चुका है एग्जाम में, व्हाट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जाना जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स जहाँ पर है, यानी कि पार्ट 3 को कहा जाता है। तो देखो, ये 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, मैं इस पर लिस्टिंग कर दे रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में इसको कई बार पूछा जा चुका है। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये पहला फंडामेंटल राइट है, यानी कि समता का अधिकार, बराबरी का अधिकार। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में इसका जिक्र है। दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, और ये 19 से लेकर 22 आर्टिकल में इसका मेंशन है। तीसरा फंडामेंटल राइट्स है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और यही सवाल पूछा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट्स के कौन से आर्टिकल में? तो ये 23 और 24 आर्टिकल में इस बात का मेंशन है। चौथा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये किस आर्टिकल में है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 आर्टिकल में इस बात का जिक्र है। पांचवा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये किस आर्टिकल में है? तो ये 29 से लेकर 30 आर्टिकल में इस बात का जिक्र है। छठा एंड द लास्ट फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 32, यानी कि 32 आर्टिकल एक ही आर्टिकल में इस बात का है जिक्र। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में मेंशन है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18, यानी कि समता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के नज़दीक सभी बराबर है, इसी बात को ये डील करता है। दूसरा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, इसी के तहत हम लोग को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मिला, जो 19 से लेकर 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसी के तहत किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करने देना है, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह का बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है हम लोगों को। और चौथा आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कोई भी इंसान भारत में कोई भी धर्म को अपना सकता है या उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि माइनॉरिटीज़ लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी राइट्स में अगर इम्पोर्टेंट अगर सबसे ज़्यादा कहूँ तो ये आर्टिकल 32 वाला, यानी कि 6 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि ये
कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज क्या है दोस्तों? अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, इवन सरकार भी, गवर्नमेंट भी अगर वायलेट करता है, छीनता है आपसे, हनन करता है आपका, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट को बहाल करने के लिए, अपने राइट को पाने के लिए। और ये अधिकार आपको, ये फंडामेंटल राइट्स खुद एक फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 32 देता है, सुप्रीम कोर्ट के तहत जा सकते हैं। इसीलिए इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर। मैं यहाँ जो कुछ भी लिख रहा हूँ ना इस शीट में, सभी किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में आ चुका है, इसलिए सबको याद रखो। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल कहते हैं? आर्टिकल 32। किसने कहा था हार्ट एंड सोल? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, आखिरी एक बात बता के गुजर जाएंगे इस सवाल से। देखो, फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट कितने हैं? 6 हैं। लेकिन असल में फंडामेंटल राइट जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था, यानी कि 1950 में जब लागू हो गया था 26 जनवरी को, उस वक्त फंडामेंटल राइट का संख्या था 7, याद रहे, 7 था फंडामेंटल राइट्स। यानी कि एक फंडामेंटल राइट्स अब हट गया है। अगर आप आर्टिकल को ध्यान से देखोगे तो देखो 30 के बाद सीधे 32 आया है, दिख रहा है। यानी कि एक आर्टिकल जिसका नंबर था आर्टिकल का 31, ये भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और ये कौन सा फंडामेंटल राइट था मालूम है? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, यानी कि संविधान को संशोधन किया था। CAA का मतलब यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मत समझना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंने लिखा है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन किया गया 1978 में। इसी संशोधन के तहत 31 नंबर आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की सूची से हटा दिया गया। तो इस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी के लिए एक नया आर्टिकल है संविधान में 300A, और ये एक अब लीगल राइट है। तो सवाल आता है, बल्कि आया भी है कई बार एग्जाम में, कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर 1978 से पहले इस सवाल आता तो वो एक फंडामेंटल राइट होता, लेकिन एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है और उसका आर्टिकल है 300A। क्लियर, समझ में आ गया? एक बार सवाल को देख लीजिए आप लोग। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा? व्हाट वाज द अमेंडमेंट डन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 52nd अमेंडमेंट डन इन 1985? 1985 में भारतीय संविधान को संशोधन किया गया था, और वो संशोधन था 52वां, यानी 52nd। वो कौन सा संशोधन था? ठीक है, सवाल समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था संविधान में। क्या है ये एंटी डिफेक्शन लॉ? देखो मैं समझा रहा हूँ। जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो, यानी MLA साहब हो या फिर MP साहब हो, किसी खास पार्टी के टिकट से वो चुनाव जीतता है। अब चुनाव जीतने के बाद में जब वो पार्लियामेंट में पहुंच गया या फिर MLA बन गया या MP बन गया, तो उसके बाद वो अपना पार्टी चेंज कर लेता हो, दल बदल लेता हो, तब उस पर कार्रवाई होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसके तहत, इस लॉ के तहत उसका मेंबरशिप जो होता है उसको रद्द कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उसको, यानी कि अब वो मेंबर नहीं रहेगा। ऐसा अगर करता है तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और भी कई तरीके हैं मेंबर को बर्खास्त करने का, डिस्क्वालीफाई करने का। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई कांग्रेस पार्टी का सीट से चुनाव को जीत लिया, विनर हो गया। अब चुनाव जीतने के बाद जब जीत लिया, उसके बाद वो अपना पार्टी चेंज कर लिया, मान लो वो बीजेपी में शामिल हो गया, तब उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ का कानून लगेगा। और उसका जो मेंबरशिप है, वो जो जीता है, यानी कि वो जो पार्लियामेंट में गया हो या फिर MLA बन गया है, अब उसका MLA-शिप या फिर मेंबरशिप, उसका MP-शिप खत्म हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसा करवाता है। लेकिन इसमें लूप होल्स बहुत है, यानी कमियां बहुत है, और इसी कमियों को तो बहुत फ़ायदा उठाते हैं आज भी जो लोग MP MLA होता है, यानी कि पार्टी चेंज करने के बाद भी आप देखोगे कि वो लोग का रद्द नहीं होता है मेंबरशिप, क्योंकि इसमें लूप होल्स, कमियां बहुत है। तो इसी लूप होल्स का बहुत नेता लोग फायदा भी उठाते हैं। अच्छा, बाय द वे, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में 52वां संशोधन के तहत लाया गया। इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन आ चुका है मिसलेनियस एग्जाम में, प्रीवियस ईयर जो WBPSC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम लेता है, मिसलेनियस एग्जाम जिसको बोलते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका था कि एंटी डिफेक्शन लॉ जब 52वां संशोधन लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? तो उस वक्त प्रधानमंत्री था राजीव गांधी। ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखो। क्लियर, समझ में आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है?
ऑप्शन सी को देखो, ये भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछता है। बोल रहा है कि द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर एडेड टू द प्रीएम्बल। देखो मैं समझा रहा हूँ, सोशलिस्ट सेकुलर ये दो वर्ड प्रीएम्बल में जोड़ा गया। हाँ ये बात भी सही है, हालांकि इस क्वेश्चन में ये 52वां संशोधन से तो नहीं जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा कब गया था, ऐड कब हुआ था पार्लियामेंट, ये इसमें प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हुआ था 1976 में। और वो कौन सा संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट था। मैं CAA लिख रहा हूँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ना समझे इसको। तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में सोशलिस्ट सेकुलर और एक वर्ड इंटीग्रिटी, इस 3 वर्ड को प्रीएम्बल में जोड़ा गया है। देखो हमारा प्रीएम्बल भारतीय संविधान का, यानी कि प्रस्तावना को अभी तक जब से संविधान बना है, लागू हुआ है, अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया, ओनली 1 टाइम। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रीएम्बल को कितना बार संशोधन किया गया, ओनली 1 टाइम संशोधन हुआ है, इसी 1976 में। और उसी संशोधन में इंदिरा गांधी उस प्राइम मिनिस्टर थी। सोशलिस्ट यानी समाजवाद, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी एकता, इन तीनों वर्ड को संविधान में ऐड किया गया। प्रीएम्बल एक बार ही संशोधन हुआ है, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बार अभी तक संशोधन हुआ है मालूम है? अगर मैं अगस्त 2021 तक का बात करूंगा तो अभी तक 105 बार संविधान संशोधन हो चुका है, और भी आने वाले टाइम में होंगे। क्लियर? अब ऑप्शन डी को देखो, ऑप्शन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी, सिक्किम का भारतीय संघ के अंदर एक राज्य के रूप में गठन। यह भी किसी संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय राज्य में, भारतीय संघ में मिलाया गया था। सिक्किम को, सिक्किम का स्टोरी बड़ा रोचक और इंटरेस्टिंग है, किसी दिन बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में। देखो सिक्किम शुरू में भारत का हिस्सा नहीं था, भारत में नहीं था दरअसल, भारतीय संघ में। ठीक है, ब्रिटिश अंग्रेजों के टाइम में वो प्रिंसली स्टेट के तरह रहता था, और जब भारत देश आज़ाद हो गया तब उसको मनाया गया, बुझाया गया। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे, तो 1947 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हो गया तो प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे तो भारत में शामिल हुए, कुछ तो चले गए आपका पाकिस्तान की तरफ। दरअसल ब्रिटिश लोग क्या कर दिया था, जब भारत देश को आज़ादी हुआ तो आज़ादी को भी वो लोग, हम लोग को तो किस्त किस्त में दिया था, मालूम है, इतिहास हम लोग को पढ़े। तो उस आज़ादी में भी वो लोग ऐसा तरीका खोज निकाला कि भारत के टुकड़े कर देंगे, वो लोग टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे देशों में विभाजित कर देंगे। क्योंकि जब देश आज़ाद हो रहा था ना, उस वक्त भारत में 562 रियासतें थी, यानी प्रिंसली स्टेट। एक तरह से कहो कि देश था, राज्य था, एक अलग अलग देश था। जैसे कि हम लोग का नियरेस्ट, अगर अलीपुरद्वार का नियरेस्ट बात करें तो कूच बिहार एक प्रिंसली स्टेट था, इसलिए तो वहाँ पर राजबाड़ी है, राजा का बाड़ी है यानी घर है ना, प्रिंसली स्टेट था। तो ऐसे 562, सोच के देखो तो 562 अगर अलग अलग देश हो जाते तो कैसा होता। अब अंग्रेज लोग क्या चाल चला था मालूम है? अंग्रेज लोग जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया ना, तो ये प्रिंसली स्टेट्स को ये प्रिविलेज दे दिया, ये हक दे दिया कि आप लोग या तो भारत में शामिल हो जाओ अपने मर्जी से, या फिर पाकिस्तान में हो जाओ, या फिर खुद स्वतंत्र एक देश बन के रह सकते हो। इस तरह का 3 ऑप्शन उन लोगों को दिया गया। अगर इस तरह से होता तो 562 रियासतें अगर अलग अलग देश बन के रहता, तो सोचो तो, अगर मुझे अपने घर से कुछ बिहार जाना होता तो मुझे इंटरनेशनल वीज़ा चाहिए था, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ता। अगर दिल्ली जाना होता तो कई देश पार करके जाना होता। खैर, लेकिन सरदार पटेल जो उस वक्त गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सूझबूझ और कूटनीति के कारण, उन लोगों के इंटेलिजेंस के कारण, इन 562 रियासतों में से ज़्यादातर रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। और 3 रियासतें, 3 प्रिंसली स्टेट बहुत ज़्यादा झमेला किया था, मालूम होगा, वो था जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। बट अंत में सरदार पटेल के ख़ास तौर से प्रयासों से जूनागढ़ को और हैदराबाद को भी भारत में विलय कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। लेकिन कश्मीर का मुद्दा थोड़ा सा अनसोल्व्ड रहा। आज तक वहाँ पर थोड़ा जो झमेला होता है वो उसी को लेकर है, क्योंकि अंग्रेज़ों लोग उनको वो ताकत दे के चले गए कि भाई आप लोग या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या इंडिया में शामिल हो जाओ, या फिर स्वतंत्र रह के रहो। तो वो लोग स्वतंत्र रहना चाहता है अपना देश। कल परसों तक तो वो लोग अपना झंडा था, उन लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन था बाकायदा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 370 का धारा वहाँ हटाने के बाद में वो थोड़ा सा और शॉर्ट आउट हुआ है ये मामला, कश्मीर वाला मुद्दा, व्हाटएवर। तो कहने का मतलब यह है कि सिक्किम भी प्रिंसली स्टेट जैसा ही था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो सिक्किम भी चाह रहा था कि वो भी स्वतंत्र बन के रहे, वो भी किसी में शामिल ना हो। लेकिन सिक्किम बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए, भारत के लिए,
स्ट्रैटेजिक पॉइंट से, क्योंकि सिक्किम ना 3 इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है, भूटान, नेपाल और चाइना। ये 3 देशों से लगा है सिक्किम का बॉर्डर। और हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक कहते हैं ना, तो ये इलाका बड़ा सेंसिटिव है। यानी कि अगर सिक्किम को कब्जा कर लिया चाइना किसी तरह, तो समझ लो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल पूरा कट जाएगा भारत से, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत पतला सा एक कॉरिडोर है, हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए सिक्किम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लेकिन फिर से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इन लोगों से बातचीत किया, भारत में मिलाने का कोशिश किया, और इन लोगों को कहा गया कि कम से कम आप भारत में नहीं मिलते हैं तो क्या करके रहिए, प्रोटेक्टरेट स्टेटस उनको दिया गया। प्रोटेक्टरेट स्टेट कहने का मतलब क्या है कि भारत में वो विलय तो नहीं होगा सिक्किम, फिलहाल 1947 का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े कुछ जो मामले थे वो भारत के पास रहेगा। बाकी अंदरूनी मामला आप सिक्किम का जो राज्य है, वहाँ के जो राजा है वो देख रेख करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कम्युनिकेशन, संचार का, डिफेंस का, रक्षा का, विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी का, ये तीनों चीज़ भारत सरकार हैंडल करेगा सिक्किम का, और अंदरूनी मामला जो भी होगा सिक्किम का राजा अपना देखेगा। इस तरह से बात मिलाया गया। लेकिन 1973 में दंगे शुरू हो गए सिक्किम में, एक तरह से कू हो गया। कू कहने का मतलब राजा के विरोध में विद्रोह हो गया, सैनिक विद्रोह, ठीक है। और उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी। तो इंदिरा गांधी जी अपनी सूझबूझ से सिक्किम को फिर से मनाया गया, बुझाया गया, और वहाँ तो कू हो चुका था, इसी तरह से दंगे हो रहे थे और विद्रोह हो चुका था। तो फिर सिक्किम के राजा, जो उस वक्त चोगियाल नाम का राजा हुआ करता था, चोगियाल वंश का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बल्कि आ भी चुका है, ठीक है। उससे फिर वार्तालाप हुआ, बातचीत हुआ, और सिक्किम को पूरी तरह भारत में मिला दिया गया। और ये किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1975 में, भारत में पूरी तरह से सिक्किम मिल गया, ठीक है। और वो था 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। यानी कि भारतीय संविधान को फिर से संशोधन किया गया और सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला दिया गया, और उसको कंप्लीट फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। यानी कि कंप्लीट स्टेट बन गया, राज्य बन गया। पहले क्या था, प्रोटेक्टरेट स्टेट था वो, ठीक है। अब वो फुल फ्लेज स्टेट हो गया, जिस तरह से वेस्ट बंगाल एक स्टेट है। क्लियर, समझ में आ गया। सिक्किम का और बाकी नॉर्थ ईस्ट जैसे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब का ना बहुत ही रोचक इतिहास है, कभी पढ़ा करो। हालांकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो भारत के मेन स्ट्रीम से अलग थलग ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही रोचक हिस्ट्री है। कभी मैं कोशिश करूँगा उन लोगों के बारे में भी बताने का। तो क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 52nd अमेंडमेंट, जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था उस टाइम में, ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन इज नॉट एसोसिएटेड, याद रहे नॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल से कौन सा इसमें प्रतियोगिता है जो संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। रणजी ट्रॉफी दरअसल क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट का कंपटीशन है। संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन ट्रॉफी, डूरंड कप, ये सारा फुटबॉल का है। सुब्रोतो कप ये भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा रणजी ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। कौन सा विटामिन के कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग आखिर होता क्या है। स्कर्वी रोग होता है ब्लीडिंग गम्स, समझ लो, जो मसूड़े होते हैं उसमें खून आता है मुंह में, ये विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। अच्छा, विटामिन सी का नाम क्या है और विटामिन ए, डी, ये सब नाम क्या है, देखो मैं बता देता हूँ, इधर डिटेल में देखो। हाँ, इधर हम लोग लिखते हैं विटामिन, इधर में लिखते हैं नेम, और यहाँ पर वो डेफिशिएंसी वाला बीमारी, माने उसके कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये वाला बात को लिखेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए का बारे में बात करते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से जो बीमारी होता है वो है नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा अगर बात करें तो विटामिन B1 एक्चुअली में इसको बोलते हैं थियामिन, और इसकी कमी से होता है बेरी नामक एक रोग। उसके बाद में सी को ही लिखते हैं जो ऑप्शंस में है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके कमी से होता है स्कर्वी का रोग, जो हमारा ऑप्शंस में भी है।
अच्छा, विटामिन डी का बात करते हैं तो विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरल, और इसकी कमी से होता है रिकेट का बीमारी, रिकेट्स। उसके बाद विटामिन के के बारे में बात करते हैं, मैं वही ज़्यादातर लिख रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन, और इससे होता है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड वो बीमारी आता है। चलो फिर इसमें थोड़ा और बात करते हैं ताकि आपको याद रहे। देखो, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ये डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल नाम से जाना जाता है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। विटामिन बी थियामिन बोलते हैं इसको, और इससे बेरी बेरी नाम का रोग होता है। बेरी बेरी नाम का रोग, बेरी बेरी किस बीमारी को बोलते हैं? दरअसल इसमें आपका पाचन क्रिया से रिलेटेड है, जो लॉस ऑफ एपिटाइट बोलते हैं ना, जो आपका भूख लगने का जो इच्छा रहता है वो कम हो जाता है इसमें। अच्छा, वो स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को, इससे स्कर्वी का बीमारी होता है, स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी का बीमारी। स्कर्वी का बीमारी वही ब्लीडिंग गम्स को बोलते हैं, मसूड़ों में जो खून आता है। विटामिन डी कैल्सीफेरल कहते हैं उसको, इससे रिकेट का बीमारी होता है। रिकेट का बीमारी कहने का मतलब है जो बोन में डिफॉर्मिटी आ जाता है, हड्डियों में या जोड़ों में दर्द, जैसे बच्चों में ज़्यादा होता है ये बीमारी, हड्डियों में कमज़ोरी आना या जोड़ों में दर्द होना एडल्ट्स में होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन के फाइलोक्विनोन कहते हैं इसको, ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ब्लड क्लॉटिंग को कम कर देता है, खून जमना को। देखो, जब जैसे कहीं पर कट जाता है हम लोगों का शरीर में तो खून बहता है ना, लेकिन कुछ देर बहने के बाद खून बहना बंद हो जाता है, जम जाता है खून। ये विटामिन के की वजह से ही जमता है। अगर किसी का विटामिन विटामिन के का कहीं किसी के शरीर में कमी है ना, जल्दी नहीं जम पाता है, उसका खून ज़्यादा बह जाता है, ये डेंजरस हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से खून बहना रोकता है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आता है कि किस विटामिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है, खून जमता है, तो विटामिन के की कमी के। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा याद रखो क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं, नोट डाउन करके रखो। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी दो प्रकार का होता है, एक होता है नोट और एक होता है कॉइन। तो जो नोट होता है ना वो जारी करता है आरबीआई, और जितना भी कॉइन होता है जैसे 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी सिक्का होता है वो जारी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। GOI लिख रहा हूं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। और इसमें भी भारत सरकार में भी कौन सा डिपार्टमेंट? ऑब्वियसली फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। और साथ ही साथ 1 रुपये का जो नोट है ना, इस पर ध्यान दो, 1 रुपये का जो नोट होता है ये नोट लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जारी करता है, याद रहे। इसीलिए अगर आपके पॉकेट में अगर 1 रुपये का नोट है, वहां देखो तो 1 रुपये का नोट में आपको फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर मिलेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर किया रहेगा 1 रुपये का जो करेंसी नोट है। और बाकी 1 रुपये को छोड़ के जितना भी नोट्स है, आप पॉकेट से, वॉलेट से निकाल के चेक कर लो, जितना भी नोट्स है, जैसे कि 5 रुपये का नोट हो, 10 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, 2000 का है, उस सब में सिग्नेचर कौन करता है मालूम है? आरबीआई का गवर्नर। देखो वहाँ आरबीआई का गवर्नर का सिग्नेचर भी होगा। और 1 रुपये का नोट में फाइनेंस सेक्रेटरी, ये याद रखो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी करेंसी नोट होता है 1 रुपये को छोड़कर वो सारा करेंसी नोट आरबीआई इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितना भी कॉइन्स होता है, सिक्का होता है, इंक्लूडिंग 1 रुपये का नोट, 1 रुपये को नोट को मिलाते हुए वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशू करता है। क्लियर, समझ में आ गया इसके बाद? तो थोड़ा हम लोग अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आरबीआई के बारे में। देखो, आरबीआई का गठन कब और कैसे हुआ, इस बात को मैं बताता हूं, इसका कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये सारा एग्जाम में पूछा है, पूछेगा ही जरूर, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये। देखो 1926 में एक कमीशन का गठन किया गया, एक कमीशन बनाया गया जिस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, इस कमीशन ने रेकमेंड किया, यानी कि सिफारिश किया कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, और वो आरबीआई बनाने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद में 1 अप्रैल को 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हो गया। यानी कि सवाल अगर आएगा कि व्हेन वाज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड या सेटअप, तो आंसर होगा उस वक्त 1 अप्रैल 1935। और रेकमेंड कब किया गया था? 1926 में। किसके द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा। याद रहे, सारा क्वेश्चंस को पूछ चुका है एग्जाम, किसी ना किसी एग्जाम में, WBCS का हो या छोटा एग्जाम, बड़ा एग्जाम, हर एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पूछता ही है। एक और सवाल, नेशनलाइजेशन आरबीआई का ही नेशनलाइजेशन कब हुआ?
यानी राष्ट्रीयकरण, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1949 में। ये डेट भी याद रखो आप लोग। अच्छा, ये राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कई लोग समझते ही नहीं कि राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है। देखो 1935 में जब आरबीआई को गठन किया गया ना, तो उस वक्त देश तो आज़ाद भी नहीं हुआ था, है ना। तो उस वक्त ये प्राइवेट हाथों में था, पूरी तरह से तो नहीं कहेंगे, फिर भी ज़्यादा हिस्सा उसका प्राइवेट हाथों में था, निजीकरण के हिसाब से था, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन कहने का मतलब यूँ समझ लीजिए आप सरकारी बना देना उसको, यानी कि उसका ज़्यादातर हिस्सा ऑनरशिप में, ज़्यादातर यानी कि मोर देन 50% ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो जब देश आज़ाद हो गया उसके ठीक 2 साल बाद में, यानी कि 1949 में आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर लिया, मालिकाना हक ज़्यादा उसका, मोर देन 50% शेयर उसके पास हो गया आरबीआई का। तो इस तरह से उसको एक सरकारी तरह से हो गया, यानी कि सरकार का बैंक हो गया। इसलिए बैंक ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, सरकार का बैंक भी कहते हैं आरबीआई को, बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक। नेशनलाइजेशन का मतलब समझ गया, एक तरह से सरकारी बना देना उसको। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, साइंस का एक क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल? पीएच स्केल का न्यूट्रल वैल्यू क्या है, न्यूट्रल मान क्या है पीएच स्केल का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्वल टू 7, यानी कि 7 के समान। सबसे पहले जानते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। देखो मैं समझा रहा हूँ नेक्स्ट शीट में। पीएच स्केल, पीएच में पी का मीनिंग है पावर या पोटेंस भी बोलते हैं, और एच का मतलब है हाइड्रोजन। स्केल मतलब मापने का यंत्र। इसको इन्वेंट किसने किया था? तो इसको इन्वेंट किया था सोरेनसेन नामक एक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है, रेलवे में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब ये काम क्या करता है इसके बारे में जानते हैं, पीएच स्केल क्या करता है। देखो कोई भी पदार्थ एसिडिक है या बेस है या बेसिक है, इस बात को पता लगाने का काम करता है पीएच स्केल। अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो इसमें क्या होता है, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग रहता है, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक। तो बीच में कौन सा आ रहा है मालूम है? 7 आएगा ना, बीच में 7 आएगा। तो जो 0 से लेकर 7 तक, 7 के नीचे तक या जो रहेगा, तो इसमें एसिडिक होगा, एसिड रहेगा अगर उसका मान इतना है। और 7 के बाद में इधर से अगर 14 तक रहेगा तो ये बेस माना जाएगा, उसको क्षारीय माना जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रल वैल्यू रहता है हम लोग का 7 ही रहता है, ठीक है, बीच में है ना न्यूट्रल। मतलब 7 कहने का मतलब पीएच स्केल में अगर उसका वैल्यू 7 है, मान 7 है, तो ना वो एसिडिक होगा और ना ही बेस होगा, बीच में रहेगा, तो उसी को न्यूट्रल कहेंगे, इक्वल टू न्यूट्रल, जो क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। और एसिडिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? लेस देन 7 होना पड़ेगा, लेस देन 7। और बेस होने के लिए कितना होना पड़ेगा? मोर देन 7 होना पड़ेगा उसका वैल्यू। और अगर 7 के बराबर है तो वो तो न्यूट्रल होगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी पूछता है किसी किसी तरह से कि लेस देन 7 अगर है तो उसको क्या माना जाएगा, न्यूट्रल ये माना जाएगा या एसिडिक या बेसिक माना जाएगा। तो एसिडिक लेस देन 7 और बेसिक मोर देन 7। तो मैं कुछ चीज़ों का वैल्यू लिख दे रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ नाम दे देता है और बोलता है कि इसका ऐसे ये पीएच वैल्यू कितना है, इस तरह से पूछता है, ठीक है। लेमन जूस बहुत बार एग्जाम में पूछता है इसको। लेमन जूस का पीएच स्केल कितना होता है? तो ये होता है 2.5, स्ट्रॉन्ग पीएच स्केल है ये, ठीक है। एसिडिक है क्योंकि देखो ना 7 से कम है, इसका मतलब एसिडिक है। उसके बाद विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं ना हम लोग, विनेगर का पीएच स्केल होता है, पीएच वैल्यू 4 होता है। उसके बाद में टोमेटो जूस का पीएच स्केल होता है 4.1। उसके बाद कॉफ़ी भी थोड़ा एसिडिक होता है, कॉफ़ी का होता है 5। उसके बाद मिल्क भी एसिडिक ही होता है 6.5 यानी कि 6.5। ये कुछ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले पीएच स्केल्स वैल्यू के साथ मैंने लिख दिया, ठीक है। इन लोगों को आप याद करो, कोई उपाय नहीं, याद ही करना पड़ेगा, ट्रिक बना के याद करो, कुछ भी करके याद करो। और मैं लिख रहा हूँ कुछ मोर देन 7 वाला यानी कि बेसिक वाला, जैसे ब्लड का पीएच स्केल है 7.4। उसके बाद में टूथपेस्ट, जो हम लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, पेस्ट का पीएच स्केल होता है 8। उसके बाद में बेकिंग सोडा का पीएच स्केल होता है 8.5। और बेकिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, मालूम है ना, इस बार कई बार पूछा है एग्जाम में इस बात को भी। उसके बाद वाशिंग सोडा का पीएच स्केल होता है 9। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने लिख दिया पीएच स्केल्स का। देखो इस तरह से सवाल बनता है, जैसे कि बोलेगा कि ब्लड क्या है, एक एसिड है या फिर बेस है। तो देखो जिसका पीएच स्केल जितना कम रहेगा ना वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे कि
लेमन जूस का pH कितना है 2.5, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है इसमें। और 7 तो मैंने बात किया, 7 अगर है तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है कहने का मतलब ना वो एसिडिक है और ना ही वो बेस है। तो ऐसा कोई है पदार्थ जो एसिडिक भी नहीं और बेस भी नहीं? हाँ, जो हम लोग पीते हैं ना वो पानी, यानी कि प्योर वाटर। प्योर वाटर एक एग्जाम्पल है। प्योर वाटर का pH स्केल मालूम है कितना होता है? 7 ही होता है। मतलब ना वो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है वो। क्लियर, समझ में आ गया? देखो, इसीलिए जब भी हम लोगों को कोई हनी बी यानी कि मधुमक्खी काट लेता है ना, तो मधुमक्खी काट लेता है तो मधुमक्खी एसिडिक होता है। तो एसिडिक को काटने का काम कौन करता है? मतलब इसका जो गुण है उसको खत्म करने का काम बेस करेगा। तो इसीलिए अगर कोई एसिडिक चीज़ काट लिया, जैसे कि हनी बी काट लिया, मधुमक्खी काट लिया या चींटी काट लिया, तो किस तरह से हम लोग को जलन होता है ना। जैसे चींटी में तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो वो एसिडिक है। तो उसमें उसको अगर आप तुरंत आराम पाना चाहते हो ना, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है उसको घिस लो। अगर बेकिंग सोडा नहीं तो टूथपेस्ट भी घसने से, टूथपेस्ट भी मल लो, उस जगह में रब कर लो, तो आपको थोड़ा जल्दी आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट क्या है या बेकिंग सोडा क्या है या वॉशिंग सोडा क्या है? ये बेस है, क्षारीय है, और अम्लीय को वो क्या करेगा? नष्ट कर देगा, उसका वैल्यू को काट लेगा। ठीक है, कैंसिल कर देगा। क्लियर, समझ में आया? तो सवाल में एक बार आते हैं। तो बोल रहा है कि pH स्केल न्यूट्रल वैल्यू कितना है? तो वो 7 है। तो एक सवाल और पूछ सकता है कि pH स्केल में कितना से कितना मान रहता है? तो 0 से लेकर 14 तक मान रहता है, और बीच में 7 आता है, तो यही है न्यूट्रल पार्ट। और न्यूट्रल कौन होता है? प्योर वाटर एक न्यूट्रल pH स्केल का एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का सेशन का सबसे आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। 10 सवाल ही मैंने चुना था। बोल रहा है कि इन विच इंडियन स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, नागालैंड। एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ब्यूटीफुल स्टेट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल वहां पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था। हॉर्नबिल क्या है? दरअसल हॉर्नबिल एक चिड़िया है, और ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये एक स्टेट बर्ड है। मालूम है कहाँ का? केरला का, याद रहे। जिस तरह से व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर अपना वेस्ट बंगाल का है। क्लियर, समझ में आ गया? सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। जैसा कि मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन हम लोग आज के बनाएंगे, लेकिन ये 10 क्वेश्चन बराबर है 100 के, क्योंकि जितना मोर इन्फॉर्मेशन में दिया वो सब भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आई होप कि वीडियो अच्छा ही लगा हो, और डू सब्सक्राइब, वरना इसी तरह से स्क्रॉल करते हुए मोबाइल में आपका कहीं सडनली तुक्का से वेट होगा। और अगर सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, तो जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, यू विल वॉच दैट। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।